नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की सेहत अच्छी होगी और अगर आपने कुछ वीडियोस मेरे देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस आते रहें। तो दोस्तों आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से संबंधित है। ये वीडियो उन लोगों के लिए टारगेट व्यूअर्स या उन लोगों के लिए है जो लोग फॉल्स एलिगेशंस फेस कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल जो है फॉल्स इन्वेस्टिगेशन जो मतलब जो एलिगेशंस के बेसिस पे जो कोई ट्रायल जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, स्पेशली जो 498 ए 406 323 और जो भी रिलेटेड सेक्शंस के में जो इंग्रेडिएंट्स लगाए हुए हैं एफआईआर के अंदर। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एक तरह का डिफेंसिव स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जा सकती है, डिफेंस तैयार किया जा सकता है। आगे की जो केसेस होंगे, आगे के जो स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगी जब ट्रायल होगा, तो ये वीडियो में काफ़ी ऐसी बातें हैं जो एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स के आधार पे बनाया गया है। अब देखिए जो वेल सेटल्ड प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या होते हैं। वेल सेटल्ड प्रिंसिपल देखिए, लॉ बनता है, लॉ जो बनने के बाद जब भी कोई माननीय कोर्ट्स जो हैं वो अपना डिसीजन देती हैं तो कोई एक प्रिंसिपल सेट करती हैं। मान लीजिए कोई हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, कोई एक प्रिंसिपल सेट करती हैं तो वही प्रिंसिपल्स दूसरी कोर्ट्स भी जब फॉलो करने लगे तो एक बन जाता है रिपीटेडली कई वो प्रिंसिपल फॉलो करने लग पड़े अपनी जजमेंट्स पे, तो फिर बन जाता है ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल। और अगर कोई कोर्ट जो है उस प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो करती है तो ये एक मतलब एक तरह की कह सकते हैं कि कोर्ट ने उस वेल सेटल्ड प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, या एक तरह की इलीगलिटी हुई है ऑर्डर में जब कोई डिसीजन दिया जाता है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं जिससे हम जितने भी केसेस पेंडिंग हैं उसमें अच्छा सा डिफेंस जो है स्ट्रेटजी बनाई जा सके और डिफेंस मजबूत किया जा सके, स्पेशली जो लोग फॉल्स केसेस जिन पर लगे हुए हैं। तो देखिए अब हम पहले जानते हैं एफआईआर होती क्या है। एफआईआर जिसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ही यही है कि जो पहले तरीके से जो इंफॉर्मेशन दी जाए फर्स्ट लेवल पे दी जाए, तो वो एक तरह की इंफॉर्मेशन दी जाए पुलिस को जिससे कोई क्रिमिनल लॉ सेट इनटू द मोशन, मींस कि कोई क्रिमिनल लॉ जो है मतलब आगे की कार्रवाई तभी की जा सकती है जब तक कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ना दी जाए। बिना फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन, कोई भी जो ट्रायल भी, इवन जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे चार्जशीट फाइल की जाती है, ट्रायल होता है, वो भी तभी चालू हो पाएगा जब तक कोई एफआईआर नहीं की गई हो उस केस में। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का काफ़ी रोल है। और ये एक एफआईआर जो है वो कोई एविडेंस का पार्ट नहीं है कि कल को कोई कहे कि हमने ये एफआईआर करा दी है, तो वो एविडेंस का पार्ट नहीं होता, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि पुलिस को दी जाती है। दूसरी चीज़ बताई है कि इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव का यही है कि जितनी जल्दी हो सके इंफॉर्मेशन दी जा सके ताकि कोई एम्बेलिशमेंट्स या फिर कोई जो इन्फॉर्मर है वो भूल ना जाए इवेंट्स को, ताकि कुछ जो इंफॉर्मेशन में कुछ ज़्यादा फैब्रिकेशन ना हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए बनाई गई है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है एट वेरी अर्लीस्ट दी जाती है। तो ये तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव था, कोई ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, हम सिर्फ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए एफआईआर का एक और चीज़ बताई है कि कैन ओनली बी यूज्ड फॉर कॉरपोरेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन पर्पस। मान लीजिए कोई केस है, मतलब किसी पर केस लगाया गया है, अब वो एफआईआर के बेसिस पे ही उसे अगर वो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है उसके बाद जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है उसके आगे जो ट्रायल में कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस आता है, अगर उस चीज़ों को कॉर्पोरेट कर देता है तो फिर तब उसकी एफआईआर की वैल्यू बनती है। दूसरी अगर लिखा है कॉन्ट्रडिक्शन जो है कि अक्यूज्ड के लिए होती है। अगर अक्यूज चाहें जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो डाली गई है पुलिस के सामने और जो विटनेस आते हैं कोर्ट में गवाही देने के लिए, तो वो उनकी जो स्टेटमेंट है वो एफआईआर के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करा सकते हैं। तो ये दोनों पर्पस के लिए है। कॉर्पोरेट वो कर सकते हैं जो लोग
जो प्रोसिक्यूशन है, जो कंप्लेनेंट है, वो कॉर्पोरेट कर सकते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन अक्यूज्ड कर सकता है कि जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है और जो स्टेटमेंट एफआईआर जो भी मटेरियल फैक्ट्स एफआईआर में डाले गए हैं, वो विटनेस बॉक्स में कोई आदमी आता है, जब कोई विटनेस आता है, उसमें अगर कोई डिसिमिलरिटी है तो वो कॉन्ट्रडिक्ट करा सकता है। तो इसका ये पर्पस है एफआईआर का। आगे देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है व्हेन एफआईआर इज क्लाउडेड विद सस्पिशन एज इट वाज प्रोडक्ट ऑफ undue deliberation and consultation, FIR loses its corroboration value। तो मतलब ये बताया कि अगर कोई FIR जो है वो किसी से डिस्कशन करके या कोई ओपिनियन लेके डाली जाती है तो फिर उसकी जो कॉर्पोरेशन वैल्यू है खत्म हो जाती है। कंप्लेनेंट उसे कॉर्पोरेट करना चाहे तो वो ऑलरेडी अगर उसने कंसल्ट करके या मतलब डिस्कशंस करके कंप्लेंट डाली गई है तो उसकी कॉर्पोरेशन वैल्यू खत्म हो जाती है। आगे लिखा अनड्यू डिले इन फाइलिंग एफआईआर मेक्स दी प्रोसिक्यूशन डाउटफुल। अगर कोई एफआईआर जो है कुछ समय बाद डाली जा रही है, डिले करके डाली जा रही है, तो फिर प्रोसिक्यूशन के केस को शक की नजर से देखा जाता है कि हाँ ये प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो रिलायबल नहीं है, वो जो मतलब क्या कहते हैं डाउटफुल से भरा हुआ केस है। तो ये चीज जो है अगर डिले है एफआईआर जो इंसिडेंट हुआ है उसके कुछ दिनों बाद डाली जा रही है एफआईआर, तो ये एक जो इसका जो केस है वो प्रोसिक्यूशन का वो डाउटफुल हो जाएगा, जिससे बेनिफिट अक्यूज्ड को मिलेगा। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। Where the circumstances indicate that there was likelihood of exaggeration being introduced or false accusation being thought, and then onus lies on the prosecution to explain the delay satisfactorily। तो देखिए अगर कोई डिले करके एफआईआर रजिस्टर की जाती है या फिर सोच समझ के डाली जाती है एफआईआर और तो या फिर कोई इसमें काफ़ी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के डाली जाती हैं, तो जो डिले है, मान लीजिए अगर सेम डेट पे अगर इवेंट हुआ है उसी समय नहीं डाला जा रहा है, जब कुछ इमीडिएटली देर आफ्टर करके भी नहीं कंप्लेंट एफआईआर रजिस्टर की जा रही है, जैसे इवेंट सुबह हुई है और शाम को कंप्लेंट डाली गई है, तो फिर ऑनर्स ऑफ द प्रूफ में बर्डन ऑफ द प्रूफ जो है प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि डिले क्यों हुई है। अगर मान लीजिए कि जो कोई इवेंट हुआ है उसके बीच में 200-300 किलोमीटर का फर्क है जहां उसने एफआईआर रजिस्टर कराई है, तो फिर डिले ऐसे केसेस में एक्सेप्टेबल है। अगर इंसिडेंट सेम डेट पे हुआ है, इवेंट वहीं हुआ है, पुलिस स्टेशन 3-4 किलोमीटर दूर है और उसके बाद एक दिन बाद डाली जा रही है, तो फिर जो है उस पर भी मतलब जो है कि डाउटफुल क्रिएट जाएगा। अगर बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा। अगर प्रोसिक्यूशन जो है अगर वो नहीं बता पाती है डिले को, तो फिर जो बेनिफिट है वो अक्यूज्ड को मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ डिले। इम्पैक्ट ऑफ डिले का क्या चीज बताइए, जो अगर मान लीजिए कोई डिले होता है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो चीज बताई गई है। आगे लिखा है डिले इन लॉजिंग द एफआईआर ऑफन रिजल्ट्स इन द एम्बेलिशमेंट्स व्हिच इज द क्रेचर ऑफ आफ्टरथॉट। Some people try to foist crime upon the persons knowing or unknowing having inimical relations after the consultation with other people, so a colored version comes out on the count of the imagination। तो ये एक साइटेशन के बेसिस पे ये स्टेटमेंट लिखी गई है जो कि काफ़ी जो लॉ की बुक्स हैं उसमें डाला गया है। ये कि क्यों है ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल तरह का बन चुका है, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि अगर कोई एफआईआर जो है डिले करके डाली जा रही है तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें एम्बेलिशमेंट्स किए जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैब्रिकेशंस की जा सकती हैं, जो कि कहा गया ये विच इज़ अ क्रेचर ऑफ आफ्टर थॉट, मीन्स सोच समझ के मतलब जो आफ्टर थॉट करके सोचने के बाद ही एलिगेशंस लगाई गई हैं। तो कई लोग इन्वॉल्व करने के लिए डाल सकते हैं और जो कुछ जिनके साथ संबंध अच्छे ना हो तो ये जो है एक कलर्ड वर्जन जो है वो आ सकता है, इमेजिनेशन के बेसिस पे कलर्ड वर्जन आ सकता है। तो इसलिए इम्पैक्ट ऑफ डिले जो है वो अगर डिले करके कंप्लेंट डाली गई है तो ये समझा जाता है कि ये आफ्टर थॉट है या एम्बेलिशमेंट करके डाला गया। अगर उन दोनों की पार्टीज के बीच में जो रिलेशन है वो खराब है या कुछ अच्छे नहीं है तो फिर ये कलर्ड वर्जन भी दिया जा सकता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा वेल सेटल्ड प्रिंसिपल बना हुआ है। तो आगे लिखिए क्या है। Delay in lodging of the FIR often results in the embellishments, which is a creator of afterthought. On the account of delay, the report not only lost the benefit of the advantage of the spontaneity, देखिए अब ये क्या लिखा है, lost the benefit of the advantage of the spontaneity, but also danger creeps in the form of introduction of the colored version, exaggerated account
और द कॉन्कोर्टेड स्टोरी एज a result of deliberations and the consultation। देखिए ये एविडेंस एक्ट जो है सेक्शन 6 को के हिसाब से अगर कोई एफआईआर जो है इमीडिएटली नहीं डाली गई है तो वो अपनी जो स्पॉन्टेनिटी जो है वो लूज कर देती है। तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंगली जब भी कोई कंप्लेंट हो, इंडियन एविडेंस एक्ट का ये कहता है कि जब भी कोई कंप्लेंट हो उसको इमीडिएटली, स्पॉन्टेनियसली और इमीडिएट और देर आफ्टर करके जब इवेंट हुआ है अगर नहीं डाली जाती है तो वो सेक्शन 6 के बेसिस पे वो जो एविडेंस की जो वैल्यू है, उस एफआईआर जो कंप्लेंट की वैल्यू है वो लूज हो जाती है। तो ये चीज यही बताइए क्यों लूज हो जाती है? क्योंकि जो कुछ कलर्ड वर्जन डाला जा सकता है, कुछ एग्जैजरेटेड एलिगेशंस डाली जा सकती हैं और या फिर किसी से सलाह परामर्श लेकर चीज डाली जा सकती है। तो ये चीज जो है अगर डिले करके डाली गई है तो उसकी एविडेंट्री वैल्यू खत्म, अफेक्ट हो जाती है। एज पर दी सेक्शन 6 के हिसाब से भी यही चीज बताई गई है। आगे फिर लिखा है कि when the explanation of delay in lodging the FIR is not mentioned in the FIR and statement of the informant under section 161 CRPC, then explanation for delay given in the court should not be believed। तो देखिए अब कोई कंप्लेंट जो है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी पर झूठी एलिगेशंस लगा देते हैं, जैसे 498 की कोई झूठी एलिगेशन लगा दी कि मुझे मार पीट के निकाल दिया। अगर वो सारी अगर सेम डेट तो कंप्लेंट कर दी जाए तब तो वैल्यू है उसकी। 4-5 दिनों बाद कोई कंप्लेंट डाली जा रही है और उसका जो डिलेनेस है वो उसने अपनी कंप्लेंट में नहीं लिखा है और 161 सीआरपीसी की स्टेटमेंट में नहीं लिखा है। विटनेस बॉक्स में आकर बेशक वो बोल दे कि हाँ मैंने 6 दिन इसलिए था कि मैं बीमार हो गई, या मैं डर गई, या मेरे फादर ने थोड़ा सा नहीं चाहते थे बदनामी हो या ये हो। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट है जब विटनेस बॉक्स में दी जाएंगी तो उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिलीवेबल नहीं है। इसलिए ये इस चीज़ों को थोड़ा सा डिफेंस को अपने तक ही सीमित रखिए इसमें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कि अगर मान लीजिए, क्योंकि अधिकांश कंप्लेंट्स में क्या होता है 3 महीने बाद डाली जाती है, 4 महीने बाद डाली जाती है। वो कहा है कि उस तरीकों से मारपीट के घर से निकाल दिया, तब से मैं ससुराल में सबसे मैं मायके में रह रही हूँ। तो ये मतलब ये हो गया कि 2 महीने के बाद कंप्लेंट डाली जा रही है, 3 महीने बाद डाली जा रही है। अगर कंप्लेंट में जो इवेंट है, जो डिले है वो मेंशन नहीं की गई है और इवन जो पुलिस जब बयान लेती है मतलब जो ब्राइड की साइड से, अगर उसमें भी ये चीज़ नहीं मेंशन की जाती है, विटनेस बॉक्स में आकर बेशक आप वो बोल दीजिए, तो उसकी जो वैल्यू है वो उसकी जो ट्रूथनेस है वो अनबिलीवेबल है। उसके वो जो डिले, जो एक्सप्लेनेशन जो भी दिया जाएगा डिले का, वो उस पर विश्वास नहीं करेगी कोर्ट, क्योंकि पहले की जो स्टेट अपॉर्चुनिटीज थी उन्होंने उस चीज को मिस कर दिया है। आगे देखिए ये क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ द की इंफॉर्मेशन इन द एफआईआर। अगर ये चीज बताते हैं कि जो मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है अगर एफआईआर के अंदर नहीं मेंशन्ड है तो भी उसकी क्रेडिबिलिटी पर फर्क पड़ता है। अब देखिए कोई एफआईआर रजिस्टर करता है, खुद ही इंफॉर्मेंट है, खुद ही मतलब जो विटनेस भी खुद है, अगर उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है जब भी वो कंप्लेंट लिखवाए सारी इवेंट्स जो हैं वो पुलिस को बताए। अगर वो मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं बताई जाती हैं, जो की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं डाली जाती है, तो एफआईआर की जो क्रेडिबिलिटी पर फर्क पड़ता है। आगे देखिए मटेरियल डिफेक्ट्स इन द एफआईआर, ये क्या कहते हैं, एज पर दी सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एफआईआर कैन बी यूज्ड, लिखा है कैन बी यूज्ड एज ए previous statement of the informant to compare, contradict or confirm the information। तो मीन्स कि यही कहा गया है कि एफआईआर जो सेक्शन 11 जो इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि एफआईआर जो है वो एज ए प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेंट के तौर पे यूज की जा सकती है, कंपेयर करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए या कंफर्म करने के लिए। मान लीजिए कोई किसी ने कंप्लेंट डाली, मान लीजिए दहेज की झूठी कंप्लेंट डाल दी, अब वो जो कंप्लेंट में जो मेंशन किया गया है ये प्रीवियस स्टेटमेंट गिनी जाएगी। अब जो विटनेस बॉक्स में जो कोई आदमी वो जो गवाही देने आएंगे, तो अगर उनके साथ सिमिलरिटी है तब तो कंफर्म्ड हो गई, अगर उसमें डिसिमिलरिटी है तो इसमें ये कॉन्ट्रडिक्शन बनी जाएगी और जो कि एफआईआर की जो वैल्यू है वो अफेक्टेड हो जाएगी। तो इसलिए मटेरियल डिफेक्ट्स जो हैं वो मतलब पर्सन चाहें तो इसको पिछली स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करा सकते हैं। आगे देखिए एब्सेंस ऑफ द फैक्ट्स इज हेल्ड टू बी मटेरियल डिफेक्ट व्हिच वीकन्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन।
तो मीन्स कोई जो भी फैक्ट्स हैं, अगर उसने कंप्लेंट में वो फैक्ट्स नहीं डाले गए हैं तो ये एक तरह का मटेरियल डिफेक्ट कहलाया जाएगा, और जिससे प्रोसिक्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। आगे लिखा है, आगे चलते हैं, ओमिशंस इन द एफआईआर। तो ये लिखा है सिग्निफिकेंट एंड नॉन मेंशन ऑफ द फैक्ट्स वुड बी फैटल टू द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस। मीन्स अगर कोई कंप्लेंट डालते हैं और कई इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जो नहीं लिखे जाते हैं इस एफआईआर के अंदर, तो इसमें यही बताया कि विटनेस की जो टेस्टिमनी है उस पर फर्क पड़ेगा। अगर स्पेशली जो विटनेस भी खुद ही इन्फॉर्मेंट है, मान लीजिए कोई विटनेस वही है जो गवाही देगा, तो मान लीजिए वो कोई किसी व्यक्ति ने गवाही देनी है कि दहेज के मतलब हस्बैंड की साइड से मतलब मारा पीटा जाता था, दहेज के लिए दिया जाता था। तो इस तरह की कोई जो फैक्ट्स हैं वो अगर एफआईआर के अंदर मेंशन नहीं किए जाते हैं तो एक तरह का ओमिशन माना जाएगा, जिससे टेस्ट अगर विटनेस बॉक्स में आकर वो व्यक्ति बोलता है तो वो उसकी टेस्टिमनी जो भी गवाही होगी उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसने जो कंप्लेंट लिखते समय वो सारे जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उसे ओमिट कर दिया है। आगे चलते हैं, where the witness himself gave the first information and omits to mention the vital aspects of the crime, it would affect the credibility of the deposition of the informant in his capacity as a witness and gave rise to suspicions about the non-mentioning of the material facts। ठीक है, अभी साफ एक्सप्लेन कर दिया इसमें कि अगर मान लीजिए जो कंप्लेंट दाखिल कर रहा है एफआईआर और वो एक तरह का विटनेस भी है और साथ में इन्फॉर्मर भी है, मतलब इन्फॉर्मेशन देने वाला भी व्यक्ति भी है, अब वही आदमी जो है अगर वो ओमिट कर देता है तो फिर यही समझा जाएगा कि एक सस्पिशियस के तौर पे समझा जाएगा कि इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो नहीं है, प्रॉपर नहीं है, जिससे जो कि फाइनल वर्जन होगा वो अक्यूज्ड के फेवर में जाएगा। अगले लिखा है एफआईआर और हेयर से। अब हेयर से क्या होता है, देखिए मान लीजिए अधिकांश लेवल पे क्या होता है कि कंप्लेंट जो है वो ब्राइड के जो ब्रदर डाल देता है या फादर डाल देता है, और स्पेशली 498 के केसेस में, तो वो जो इंफॉर्मेशन जो देने वाले लोग हैं उन्होंने ना तो कोई इवेंट देखा होता है, ना सिर्फ सिर्फ सुन के और बोलने से ही वो आए होते हैं, आपको देखा कुछ नहीं होता उन्होंने, तो वो इंफॉर्मेशन जो देते हैं वो कहलाएंगे हेयर से विटनेस। मीन्स जैसा उन्होंने सुना वैसे ही जाके मतलब इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी। तो इसमें यही लिखा है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है उसकी, क्योंकि जो रेगुलर एफआईआर कराएगा वो जो होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और जो हेयर से बेसिस पे कराएगा उसकी जो वैल्यू है सेम वैल्यू नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो हेयर से ने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन फर्निश्ड की है पुलिस को। आगे लिखा है सच एफआईआर कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हुम इट इज गिवन। जो हेयर से में जो विटनेस देता, मान लीजिए लड़की के फादर ने कंप्लेंट डाली कि मारते थे, पीटते थे, ये करते थे, तो मीन्स यही हुआ कि वो उन्होंने इवेंट देखा नहीं है, वो हेयर से विटनेस है, तो उनकी जो कंप्लेंट है वो एविडेंस के तौर पे नहीं यूज की जा सकती। अगर वो कोई कंप्लेंट देते हैं क्योंकि उन्होंने कोई इवेंट देखा नहीं है, उसके बाद भी वो कंप्लेंट डाले जाते हैं, तो वो एक हेयर से विटनेस के तौर पे गिने जाएंगे, और उनकी जो एविडेंस की जब बारी आएगी, जब खासकर जब एविडेंस का बारी आएगी, तो वो एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जा सकता। तो उम्मीद है ये था एफआईआर का जो वीडियो था, सिर्फ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था कि इसमें जो डिफेंस है वो मतलब जो इस तरह की जो एरर्स हुई हैं वो जो डिफेंस है वो अपना जो मजबूत किया जा सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।